तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन जियोग्राफी के अकेले नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम साथ में इकोनॉमिक्स के करेंगे, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों के एमसीक्यू आज इसी वीडियो में होने वाले हैं सारे के सारे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 के बाकी सब्जेक्ट की बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हो। और साथ में अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। अगर वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है तो इस वेबसाइट के ऊपर डाटा पहले अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है और वहाँ पे तुमको सारे क्वेश्चन सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो मैं ये इसीलिए बताता हूँ ताकि तुम यूज़ करो और तुम्हें फ़ायदा हो इस चीज़ का। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखो ये देख लो तुम, तुम्हें यकीन नहीं होता यार बिल्कुल भी। ये देखो तुम, ये वेबसाइट है, ठीक है, सीसीएल चैप्टर। इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है और यहाँ पर तुमको ये सारा कुछ लिखा हुआ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये इसी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। और पहले हम ज्योग्राफी के करेंगे यानी भूगोल वाले, और फिर हम करेंगे अर्थशास्त्र वाले, ठीक है। इसी वीडियो में करेंगे सारे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। तो कौन सी है? गोदावरी। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। तो कहाँ पर होती है? मासिनराम में होती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी, पश्चिमी घाट के दाल दाल क्या होते हैं यार? ये दल होते हैं, दाल लिखा हुआ है पश्चिमी घाट के दल, ठीक है। तो कहाँ पर है ये है हमारा अमरकंटक में। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो कौन सा पूर्व है हमारा? ये वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। एक चीज और बता देता हूँ, तुम्हारे काम आएगी वो चीज, ठीक है। सुन लिया करो भाई सारी चीजें, तुम स्किप मारने लग जाते हो पहले ही, सुनने से पहले ही। मैप जो है आपका, जो मैप है ना, इंडिया का जो मैप है, टेढ़ा सा बना देता हूँ, राउंड राउंड बना रहा हूँ, ठीक है। ये मत बोलना क्या बना दिया तुमने, राउंड राउंड मैप हमारा। अब इस मैप में तुमको जो है देशांतर, अक्षांश और देशांतर, और जो बीचों बीच से जो रेखा निकल रही है उसका नाम, ठीक है, उसके जो है पूरे एंगल वैंगल वो चीजें याद कर लेनी है। यहाँ पे मतलब देशांतर कितना है, पूर्वांतर, ये देशांतर होते हैं, और भी कई सारी चीजें होती है ना आपकी, तो अक्षांश वगैरह ये सारे पढ़ने हैं। ऐसे वाला कौन सा निकला हुआ है, क्या नाम है, कितने से कितने पे है, वो सारा टच करता है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है, ये पेपरों में पूछा जाता ही जाता है, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम आया है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? वो है हमारी राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर में। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, टाइडल वाली, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो कहाँ किससे संबंध है इसका? वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती। तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। तो कब होता है? जून के प्रारंभ में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवने, लू। इनमें से कोई नहीं। देखो यार, इसको तो तुम्हारी दादी भी बता देगी। हमारे यहाँ पे दादी क्या बोलती है गर्मियों में? लू चल रही है बेटा, फूक दिए इसने बिल्कुल ही। हाँ, वही लू की हम बात कर रहे हैं, वही लू चल रही है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी कि इंडिया का जो मैप है उसके बीच में से एक रेखा गुजरती है, जो मैं बोल रहा था, याद कर लेना, वो है कर्क रेखा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। इसके साथ में आपको ये भी पढ़ लेना कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तब फायदा मिलेगा। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन करके डाल दे 2 नंबर का, तो पढ़ लेना इस चीज को भी, ठीक है। तो किस राज्य से नहीं गुजरती है फिलहाल हमको ये बताना है। राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कहाँ से? उड़ीसा से। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा पूर्वी घाट का? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा और खांसी। तो कौन सा वाला है? महेंद्रगिरी। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय क्षेत्र, अरावली। तो अरावली मत लगा देना इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट ठोक देंगे अरावली। प्राचीन भूभाग पूछा गया हमसे, प्राचीन अगर पर्वत श्रृंखला वगैरह पूछते ना तब हम अरावली लगाते, लेकिन अभी हमारा आंसर रहेगा प्रायद्वीपीय पठार।
काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? ये एक त्योहार होता है बेसिकली। ये किस राज्य में मनाते हैं? केरल, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? याद होगा ये तो, पंजाब, गोवा, त्रिपुरा, राजस्थान। तो कौन सा है? राजस्थान। अगर उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में दे दे तो भी राजस्थान, ठीक है। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले। कहाँ मिलते हैं? जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले। सुंदरबन जीवमंडल, सुंदरबन की जगह याद कर लेना, बंगाल के अंदर है ये। सुंदरबन जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। ये जो है ना सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन की बहुत सारी चीजें और भी है, तो सुंदरबन अगर इस्तेमाल मिले तुम्हें कहीं पे, पश्चिम बंगाल में ही है वो सारी चीजें, ठीक है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1969, 71, 72, 75। कब किया गया था? 1972 में। कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून से पहले जो बारिश होती है ना कर्नाटक में, उसको क्या कहते हैं? आम्र वृष्टि, काल बैसाखी, लू, चक्रवाती। तो क्या कहते हैं? आम्र वृष्टि, बूंदाबांदी बेसिकली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है कौन सा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कौन सा है? सातवां स्थान है। इसके साथ में आपको जो हमारा तो सातवां, हमसे पहले 6 बड़े जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, उनके नाम भी पढ़ लेने हैं, याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आए भी थे एक बार एग्जाम में, ठीक है। स्वेज नहर खुली थी, कब खुली थी? 1849। ये काफी फेमस नहर है और इसके बारे में पढ़ लेना कब खुली थी, ठीक है। और क्या पर्पस था वो भी पढ़ लेना साथ में इसका। 1849, 59, 69, 79। तो क्या कब खुली? 1869 में, 69। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है धौलागिरी, नंदा देवी, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट। तो कौन सा है? वो है कंचनजुंगा। देखो आप गलती मत करना, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत में पूछे, भारत में नहीं है ना ये माउंट एवरेस्ट, तो भारत में अगर पूछे तो वो है कंचनजंगा, ठीक है। समझ गए? ये जुंगा की बजाय जंगा भी लिखा मिल सकता है, मतलब थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर चलती है, ठीक है। समझ गए तुम कुल मिला के। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का भाग जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको? काली नदी और सतलुज के बीच में जो भाग होता है, हिमाचल, कुमायूं हिमालय, कश्मीर, कोई नहीं, तो क्या कहते हैं उसको? कुमायूं हिमालय। नंदा देवी जीव मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? ये जीव मंडल वाला टॉपिक पढ़ लेना। और एक और चीज ध्यान देना, इनमें जो एमसीक्यू आ रहे हैं ना, जैसे कौन से राज्य में कहाँ पर है, उनको मैप पे भी देख लेना एक बार, मैप, क्योंकि मैप में भी क्वेश्चन आएगा ना, 3 नंबर का मैप आएगा आपका, तो वो भी आपके काम आएगा। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। तो कहाँ पर है नंदा देवी? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु के होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो सर्दियों में मानसून तो होता ही नहीं हरियाणा के आसपास में, उत्तर पश्चिमी भाग यानी हरियाणा की रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बारिश आती है वो किसकी वजह से आती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, सर्दियों में, ठीक है। लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, कोई नहीं। तो कहाँ पर है लक्षद्वीप? अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन और गर्म रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और गर्म रातें। भारत में शीत ऋतु यानी जब जाड़े आते हैं, अरे जाड़ों में क्या होता है? गर्म दिन होते हैं और ठंडी ठंडी रातें हो जाती हैं, है ना। कहीं तुम ठंडा दिन ठंडी रातें मत करने लग जाना। दिन में तो गर्मी सी पड़ती है, ठीक ठाक होते हैं दिन, लेकिन रात बहुत ठंडी हो जाती है, तो ये मामला होता है यहाँ पे। बर्फ पड़ जाए तो फिर दोनों ही ठंडे हो जाते हैं, दिन भी और रात भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, बर्फ नहीं गिरती ना, तो इसलिए। चलो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, आई होप समझ में आ गया होगा तुमको, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा हमें लॉजिक ये भी लगाना है शीत ऋतु में, क्योंकि हम सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो वो भी चीज़ ध्यान देनी है हमको थोड़ी सी। तो ये थे हमारे इस मतलब ये वाली किताब के क्वेश्चंस। अभी देखते हैं दूसरी वाली किताब से। तो मैं जो है दूसरी किताब लेके आ चुका हूँ अभी, तो ये है हमारी अर्थशास्त्र वाली, ठीक है। अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसमें इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अर्थशास्त्र से ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आते, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के नाम पे, ठीक है। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ ये, कि इसी में साथ में हो जाएगा आपका। पालमपुर के अधिकांश परिवार है कैसे? व्यापारी, किसान, डॉक्टर, कर्मचारी। तो कैसे हैं वो?
किसान है। ये एक चीज ध्यान देना, पालमपुर वाली जो कहानी है ना, कहानी पढ़ लेना एक बार थोड़ी सी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके पड़ोसी गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, कस्बा कौन सा, लोग क्या करते हैं, कौन बीमार, कितने घर, कितने क्या रहते हैं, ऐसे ऐसे वेल्ले वेल्ले क्वेश्चन पूछे जाते हैं पालमपुर गांव से। और वो पढ़े नहीं होंगे ना तुमने, भूल जाओगे तुम उसको। बट जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये तो सारे एग्जाम वाले हैं, इनसे एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें हैं जो स्किप हो जाती है, तो वो भी आप पढ़ लोगे इसलिए। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो अभी, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? भूमि, मशीन, लॉटरी, श्रमिक। तो क्या है? लॉटरी तो किस्मत पे लगती है भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए है? तृतीयक, द्वितीयक, बैंकिंग, कृषि। कहाँ लगे हुए हैं लोग? खेती करने में। सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं। पालमपुर गांव के निकटतम कौन सा गांव है? रायगंज, पहाड़गंज, शाहपुर, देहरा। तो कौन सा गांव पड़ता है? वो है रायगंज। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 400, 450, 300, 350। कितने परिवार हैं? 450 परिवार हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? मुर्गी पालन, विनिर्माण, परिवहन, संसाधन। समझ गए होगे, विनिर्माण है ना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ हुई? 2000 में, 1993 में, 2004 में, 2006 में। कब हुई थी? 1993 में। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये व्यवसाय है, हाँ ठीक ही है। व्यवसाय क्या है मतलब ये लोग क्या काम करते हैं? खनन, व्यापार, खेती, पर्यटन। तो क्या करते हैं? खेती करते हैं। पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम। देखो गांव का पूछा था, अभी कस्बे का पूछ लिया। शाहपुर, दुर्गापुर, रायगंज, गोविंदपुर। तो क्या नाम है? शाहपुर। कृषि, वानिकी व मत्स्य, ये तीन चीजें जो है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मेन तुम्हें ध्यान रखना है कृषि का, ठीक है। तो मछली पालना हो गया या वो सारी चीजें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी नहीं है, ठीक है, ये चीज तुम समझ लो। इस चीज में प्राथमिक ही है हमारा। तृतीयक में हम सेवाएं जैसे बैंक और ये अस्पताल वगैरह होते हैं, ये तृतीयक में आते हैं। बाकी फैक्ट्रियां वगैरह वो द्वितीयक में आती हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन भी याद कर लेना साथ में एग्जाम के लिए, कि प्राथमिक में क्या क्या आता है, क्या होती है प्राथमिक वाली, द्वितीयक वाली। इनके बारे में पढ़ लेना, हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 2001 में भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 60, 50, 65, 70। कितनी थी? 65%। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? कि तुम काम करो हम तुम्हें अनाज देंगे, वो वाली स्कीम कब लागू की गई? 2000 में, 2004 में, 1 में, 6 में। कब करी गई थी वो लागू? वो लागू की गई थी 2004 में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस तो आपको पढ़ने हैं, इसके साथ में इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, मैंने बताए भी हैं कुछ चीज़ें, वो भी साथ में याद कर लेना। पेपर आपका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप कहीं अटक ना जाओ पेपर में, बोलो कि भैया तुमने क्या बताया और बहुत कम देखने को मिला। और मैं ये बता रहा हूँ रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं साथ में, ठीक है, क्योंकि बाकी क्लासेज का मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ना, पेपर वगैरह बन के आ रहे हैं सामाजिक वगैरह इन चीज़ों के। हिंदी इंग्लिश का आपका बहुत प्यारा पेपर आया, मेरे को पता है, मैंने देख भी लिया था पेपर। बट ये वाला थोड़ा मैं अवेयर कर रहा हूँ इसके बारे में कि भाई थोड़ा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेना इसके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।